हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं स्टील का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 91 में पूछा है कि कोई कॉलम बेस है, उस पे जो मोमेंट आ रहा है और जो एक्सिल लोड है, उनका रेशियो कितना होना चाहिए कि कॉलम बेस और कंक्रीट के बीच में जो स्ट्रेसेस हैं वो थ्रू आउट कंप्रेसिव हो, कहीं पे भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए। इस टाइप के केसेस में दो टाइप के स्ट्रेसेस होंगे, एक एक्सिल लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेसेस, दूसरा मोमेंट एम के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे कॉलम बेस पे एक एक्सिल लोड आ रहा है और एक मोमेंट आ रहा है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये पी एक्सिल लोड आ रहा है और एक मोमेंट एम आ रहा है वाई एक्सिस के अबाउट। इस मोमेंट के कारण यहाँ पे बेंडिंग होगी और उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस यहाँ पे आएंगे। हमें कंडीशन ये रखनी है कि थ्रू आउट बेंडिंग जो टोटल स्ट्रेसेस आ रहे हैं बेंडिंग प्लस डायरेक्ट, वो कहीं पे भी टेंसाइल ना हो, थ्रू आउट कंप्रेसिव हो। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन लिखेंगे दोनों स्ट्रेसेस की। बेंडिंग स्ट्रेसेस की इक्वेशन होती है अपॉन आई इज इक्वल टू एम अपॉन वाई, और जो एक्सिल लोड है उसके कारण जो स्ट्रेसेस होंगे वो होगा पी अपॉन ए। ए की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी अपॉन बी इंटू एल। तो ये तो हो गया डायरेक्ट वाला स्ट्रेस, और जो बेंडिंग वाला स्ट्रेस होगा तो वो हो जाएगा एम अपॉन आई इंटू वाई। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ बेंडिंग वाई एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्सिस ऑफ बेंडिंग है, तो इसके परपेंडिकुलर वाले डायमेंशन एल जो है वो डेप्थ हो जाएगा, इसके पैरेलल वाले डायमेंशन बी है वो बी की जगह रहेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे एम अपॉन 1/6 बी डी स्क्वायर आएगा, बी की जगह कैपिटल बी, डी की जगह एल, ये बी डी क्यू बाई 12, ये वाई की जगह एल बाई 2 हमने रख दिया है यहाँ पे। तो 1/6 डी एल स्क्वायर आया। अब टोटल स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्ट प्लस माइनस बेंडिंग वाला होगा। अब हमें क्रिटिकल वाला केस देखना है, जो कंप्रेसिव साइड के जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं उस साइड तो कंप्रेसिव ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि एक्सिल वाले भी कंप्रेसिव है, बेंडिंग वाले भी कंप्रेसिव है। क्रिटिकल वो वाले पार्ट होगा जहां पे ये माइनस वाले स्ट्रेसेस आ रहे हैं, सिग्मा माइनस एफ डी। मैक्सिमम मिनिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 0, लेस देन 1 हो नहीं सकती, क्योंकि फिर वो टेंसाइल हो जाएगा। तो कहीं पे भी कोई टेंशन स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए, इसके लिए कंडीशन है कि सिग्मा शुड बी इक्वल टू एफ डी। तो P इज इक्वल टू P अपॉन बी एल इज इक्वल टू बेंडिंग वाले स्ट्रेसेस m अपॉन 1/6 बी एल स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन। यहां से हमें निकालना है L, मतलब m बाई पी निकालना है L की फॉर्म में। तो m बाई पी आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे L/6, b से b कैंसिल हो जाएगा, L से L हो जाएगा, और m बाई पी इज इक्वल टू L/6। तो अगर L/6 से कम है इनका रेशियो, तो उस केस में कहीं पे भी कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, थ्रू आउट स्ट्रेसेस होंगे वो कंप्रेसिव होंगे। अब ये रेशियो है, ये L/6 या इससे कम होगा, इट मीन्स m की वैल्यू कम है। तो m बाई पी जो रेशियो है वो L/6 से अगर कम है, तो उस केस में स्ट्रेसेस थ्रू आउट कंप्रेसिव होंगे। L/6 पे मिनिमम जो स्ट्रेसेस है वो 0 होंगे, और अगर हम L/6 से ग्रेटर कर दें m बाई पी का रेशियो, m बाई पी का रेशियो अगर L/6 से ग्रेटर है, इट मीन्स हमने m को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, और बेंडिंग स्ट्रेसेस बढ़ने के कारण कुछ पार्ट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेस देन L/6। कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटर देन अगर होगा तो मतलब मोमेंट ज्यादा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस ज्यादा है। तो मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं इक्वल होने तक। एक्सिल स्ट्रेसेस ज्यादा हो सकते हैं डायरेक्ट वाले, बट बेंडिंग वाले स्ट्रेसेस ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, ये भी 91 के जैसा ही है, सेम टू सेम। इसका सॉल्यूशन जो होगा वैसा ही होगा जैसे 91 का हमने भी सोल्व किया, बट पूछने का तरीका डिफरेंट है बस। इसने बोला है कि जो बीरिंग प्रेशर है वो एक एंड पे 0 होना चाहिए, दूसरे एंड पे 2p/L होना चाहिए। तो हम एक बार स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं इसके लिए। तो बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस के फॉर्मूला थे वो ये थे, P अपॉन BL जो होगा वो डायरेक्ट वाला स्ट्रेस होगा, तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। एफ बी होगा प्लस माइनस m अपॉन 1/6 BL स्क्वायर। ये मैक्सिमम वाली एक्सट्रीम वाली वैल्यू है, बाकी ये y के साथ साथ डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर हम डायरेक्ट वाला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे आएगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। बेंडिंग वाले का बनाएंगे तो ऐसा आएगा, इस साइड है वो कंप्रेसिव है, इस साइड है वो टेंसाइल है। अगर इनका कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा।
अब इसका शेप कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है और बेंडिंग स्ट्रेस कितना है। क्वेश्चन में हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है कि ये वाला स्ट्रेस 0 है और ये वाला स्ट्रेस है वो 2p/L है। तो ये वाला स्ट्रेस 0 है, इट मीन्स जो बेंडिंग का स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है और डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है वो दोनों इक्वल है। तो वही कंडीशन हो जाएगी m/1/6 BL² इज इक्वल टू p/BL। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि m/p विल बी इक्वल टू L/6। और अगर m/p इज इक्वल टू L/6 है तो उस केस में डायरेक्ट और बेंडिंग वाले स्ट्रेसेस सेम होंगे। तो इतना डायरेक्ट स्ट्रेस है, यही बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ऐड करेंगे हम इनको तो ये टोटल आ जाएगा 2p/BL टोटल स्ट्रेस। तो ये दो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है जो कि फुलफिल हो पा रही है। और इसका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेस है 2p/LB और इस वाले एंड पे स्ट्रेस है 0। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा L/6 जो कि गिवन है ऑप्शन ई में। तो आंसर हो गया ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93। क्वेश्चन 93 काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि जो m और p का रेशियो है वो L/6 से ग्रेटर है और रिजल्टेंट जो है कंप्रेसिव बीयरिंग प्रेशर का वो y डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, जो रिजल्टेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन 92 और 93 में डिस्कस किया कि अगर m/p का रेशियो L/6 के इक्वल है तो उस केस में रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा टोटल स्ट्रेस का वो ऐसा बनेगा। अगर इसे कम है, m/p की वैल्यू L/6 से कम है, तो थ्रू आउट स्ट्रेसेज है वो कंप्रेसिव होंगे। उस केस में जैसा मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है टोटल स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है और यहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये डिपेंड करेगा m/p के रेशियो पे। क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि m/p है वो ग्रेटर देन L/6 है और अगर ऐसा है तो उस केस में फिर स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि जिस एंड पे मिनिमम स्ट्रेसेज है वहां पे स्ट्रेसेज है वो टेंसाइल स्ट्रेसेज होंगे, क्योंकि m/p का रेशियो L/6 से ग्रेटर है। इट मींस ये वाली टर्म ग्रेटर है इस वाली टर्म से। तो ये प्लस माइनस बेंडिंग वाला स्ट्रेसेज लेते हैं। तो जब हम माइनस वाला कंसीडर करेंगे तो ये वाली टर्म माइनस वाली ग्रेटर है प्लस वाली से। तो इस केस में टोटल स्ट्रेसेज आएंगे वो आएंगे टेंसाइल। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें इसका स्ट्रेस डायग्राम नहीं पता। अगर हमें स्ट्रेस डायग्राम पता हो तो हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल जो एरिया का सेंट्रोइड होगा स्ट्रेस डायग्राम के एरिया का वो ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगी, वही पॉइंट होगा जहां पे रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया, यहाँ पे गिवन है कि m/p का रेशियो L/6 से ग्रेटर है। तो तीन डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, L/6 से कम हो m/p का रेशियो, इक्वल हो या ग्रेटर हो। तीनों केसेस में जो रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होगा। ये तीन केसेस हो सकते हैं। अगर m/p है ये L/6 से कम है तो इस केस में स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर इक्वल है तो ऐसा बनेगा और m/p है वो L/6 से ग्रेटर है तो स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेज आएंगे। अगर हमें पता हो कि स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा तो उस केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा। जैसे कि ये डायमेंशन हमें गिवन है, ये वैल्यूज हमें अगर पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि इस स्ट्रेस डायग्राम का सेंट्रोइड कहाँ होगा और जहां पे इस स्ट्रेस डायग्राम का सेंट्रोइड होगा रिजल्टेंट इस स्ट्रेसेस का भी वहीं पे लाई करेगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ये वाला केस बन रहा है एक तो, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस भी है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी, दो ट्राइंगल बन रहे, ऊपर से हमारे पास ये वैल्यू भी नहीं है। तो ये वैल्यू नहीं होने के कारण हम यहाँ पे इसको सोल्व नहीं कर सकते, हम इसका सेंट्रोइड यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तो हमें दूसरी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच ये है कि कहीं पे मोमेंट m लग रहा है और एक्सियल लोड है वो p है। तो कॉलम्स के केसेस में हमने पढ़ा था कि p लोड है वो एक्सियल लोड है, बट उसमें कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी रहती है या फिर वो एक्चुअल में एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है। तो मोमेंट आता है वो p लोड की ई एसेंट्रिसिटी के कारण आता है। तो हमें पता है कि m इज इक्वल टू होता है p इंटू ई, एक लोड लग रहा है जो ई एसेंट्रिसिटी पे है,
सेंटर से, तो उसके कारण मोमेंट आएगा वो P इंटू ई होगा। अब इस स्ट्रेस डायग्राम का सेंट्रोइड वहां ही लाई करेगा जहां पे ये लोड P लाई कर रहा है। तो ये जैसे फाउंडेशन का प्लान है, यहाँ पे P एक लोड है जो कि ई एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, जिसके कारण मोमेंट आ रहा है वो M आ रहा है, और ये नीचे स्ट्रेस डायग्राम है जो कुछ इस शेप का बनेगा गिवन कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम का रिजल्टेंट होगा वो उसी पॉइंट पे लाई करेगा जहां पे पॉइंट P लाई कर रहा है, क्योंकि फाउंडेशन है वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर फाउंडेशन का हम फ्रंट व्यू देखें तो ये है, ये फाउंडेशन है, इस पे एक तो ये P लोड लग रहा है E डिस्टेंस पे, और उसके कारण नीचे से स्ट्रेसेज आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे स्ट्रेसेज टेंसाइल है तो ये डाउनवर्ड है, इधर की साइड में स्ट्रेसेज है वो कंप्रेसिव है तो ये अपवर्ड है। यहाँ पे हमें नीचे वाले स्ट्रेस डायग्राम को तो हमें नहीं पता एरिया, इसका रिजल्टेंट हमें नहीं पता, बट ऊपर का तो हमें पता है। और फाउंडेशन इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर से जितना लोड और स्ट्रेस लग रहा होगा, नीचे जो स्ट्रेस डायग्राम है इसका रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे अपवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि तभी फाउंडेशन इक्विलिब्रियम पे है। फाउंडेशन ना तो टिल्ट हो रहा है ना बेंड हो रहा है। यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट आ रहा होता तो फाउंडेशन टिल्ट होता, या एक्सियल लोड नीचे से लग रहा है वो ज्यादा होता, या अलग डिस्टेंस पे होता, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं होता। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, इट मींस ऊपर से जो लोड आ रहा है और नीचे से स्ट्रेसेस का जो रिजल्टेंट लोड फाउंडेशन पे लग रहा है, ये दोनों सेम ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। अब हमें स्ट्रेस डायग्राम का रिजल्टेंट नहीं पता, बट हमें यह तो पता है कि ये ई डिस्टेंस पे लग रहा है, और ई की वैल्यू भी हमें पता है, ये होगा M बाई P, क्योंकि M इक्वल था P इंटू ई के। क्वेश्चन में हमसे इतना सा पूछा है कि इसकी एज से डिस्टेंस पूछी है, हालांकि वहां पे भी एक मिस्टेक है कि गिवन नहीं है लेफ्ट हैंड का एज, राइट हैंड कौन सा एज की डिस्टेंस पूछी है। यहाँ पे अगर इस साइड के एज की, जिस साइड लोड है, सेंट्रिसिटी है लोड की, इसकी साइड से अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू पूछी है कि लोड कितनी डिस्टेंस पे एज से लग रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस है L/2, टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा L/2 माइनस ई, जिसको हम लिख सकते हैं L/2 माइनस M बाई P। ये तो है इधर की साइड से डिस्टेंस इस वाले एज से। सेम इसी तरीके से हम इस वाले एज से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि होगी L/2 प्लस ई, क्योंकि लोड यहाँ पे लग रहा है, और L/2 प्लस ई की जगह हम रख देंगे M बाई P। तो ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं आंसर। एक बार हम देखते हैं आंसर की में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में L/2 माइनस M बाई P तो नहीं गिवन है, ये P बाई M गिवन है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि P बाई M की तो यूनिट भी देखोगे तो लेंथ की यूनिट नहीं आएगी, तो ये तो हो गया गलत। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इस वाली साइड से जो एज था उससे डिस्टेंस थी L/2 प्लस ई को हमने लिखा था M बाई P, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आंसर की में आंसर गिवन है ऑप्शन बी है, जो कि नहीं होगा। वो हो सकता है अगर P बाई M की जगह पे M बाई P होता तो ये करेक्ट हो सकता था, बट अभी नहीं होगा, तो अभी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 में जस्ट सिंपल स्टेटमेंट्स गिवन है कॉलम फुटिंग के रिगार्डिंग, काफी इजी से स्टेटमेंट्स है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो ये कि कॉलम फुटिंग है, ये लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोड को स्प्रेड करता है, तो ये सही है। बी में है ये इंश्योर करता है कि इंटेंसिटी ऑफ बेरिंग प्रेशर जो है वो कॉलम फुटिंग और सोइल में एक्सीड ना करे परमिसेबल बेरिंग जो कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली इसीलिए हम एरिया लार्ज करते हैं ताकि जो स्ट्रेसेस है वो कम हो जाए, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सी में गिवन है कि ये कॉलम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सोइल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉलम फुटिंग से, तो ऑब्वियसली कि कॉलम का जो लोड आ रहा है वो कॉलम फुटिंग सोइल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो सी भी सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 है ग्रिलेज फाउंडेशन के रिगार्डिंग। हम एक डायग्राम देखते हैं, पर ग्रिलेज फाउंडेशन की होता कैसे है। ग्रिलेज फाउंडेशन ऐसा होता है कुछ ग्रिलेज फाउंडेशन जहां पे ये आई बीम्स रखी हुई है, इस डायरेक्शन में रखी है हमने, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से रखी, इसके नीचे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से रखी है। ये इसलिए रखे, ऐसे यूज करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन का जहां पे लोड है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज किया जाता है। जहां पे कंक्रीट है वो इतना लोड नहीं ले पाएगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए लोडिंग डायग्राम,
तो लोडिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये कॉलम है, ये ग्रिलेज है यहाँ पे, तो इनसे यहाँ पे लोड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये नीचे कंक्रीट का फाउंडेशन है। हमसे मैक्सिमम मोमेंट पूछा और ये भी गिवन है कि मैक्सिमम मोमेंट है वो कॉलम के सेंटर पे होगा, उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हम सेंटर पे, उसके लिए हमें पहले जो ये वाला यूडीएल है और जो नीचे वाला यूडीएल है इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। नीचे वाला हमें पता है कि टोटल पी लोड है जो कि एल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यूडीएल हो गया पी बाई एल। ऊपर वाला है उसको ए से डिनोट कर रहे हैं हम, ये वाली जो लेंथ है इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो यूडीएल है इसकी वैल्यू हो जाएगी पी बाई ए। अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 यूडीएल लग रहे हैं बस। ऐसा लोडिंग डायग्राम है, हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ए थी तो ये सेंटर के लिए हम आधी लेंगे तो a बाई 2 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल वाली हो जाएगी l बाई 2। तो पहले हम नीचे से जो लोड लग रहा है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, उसके कारण रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो वो होगा p बाई एल इंटू l बाई 2। ये आ गया टोटल लोड, ये डिस्टेंस पे लगेगा l बाई 2 की हाफ पे, जो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे l बाई 4 से, माइनस ऊपर वाले के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो होगा p बाई ए इंटू a बाई 2। ये टोटल लोड हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a बाई 4 से, तो ये आ गया टोटल ये मोमेंट। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पी एल बाई 8 माइनस पी ए बाई 8। यहाँ पे हम p बाई 8 बाहर ले लें तो अंदर आ जाएगा l माइनस ए। तो जस्ट डायग्राम का आइडिया है आपको, तो इजीली आप लिख सकते हो मोमेंट की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गिवन है p बाई 8 इंटू एल माइनस ए ऑप्शन सी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में पूछा गया है कि ग्रिलेज फुटिंग के केस में मैक्सिमम शियर फोर्स जो अक्कर होगा वो कौन से क्रॉस सेक्शन पे अक्कर होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं लोडिंग डायग्राम। ये ग्रिलेज फाउंडेशन का लोडिंग डायग्राम है, जिसमें ऊपर से ये कॉलम आ रहा है, इसके नीचे हम रखते हैं एक बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के नीचे रखी होती है 2 टायर्स में आई सेक्शन की बीम, यहाँ पे रखी जाती है इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले टायर में, और नीचे वाला जो टायर है उसमें रखी जाती है इस तरीके से आई सेक्शन की बीम। तो लोडिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और इसका जो अगर हम शीयर फोर्स डायग्राम देखें तो उसका शेप होगा ये, यहां से लेके यहां तक शीयर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसके बाद ऊपर वाला लोड भी आने लग जाएगा तो ये शीयर फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम शीयर फोर्स होगा यहाँ पे। तो इस सेक्शन को हम बोल सकते हैं एट द एज ऑफ बेस प्लेट, क्योंकि ये वाली जो है ये बेस प्लेट है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उनमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन में गिवन है सेंटर ऑफ बेस प्लेट, तो ये गलत है। यहाँ पे यहाँ होगा एज एट एज ऑफ बेस प्लेट, तो फिर आंसर की में भी आंसर गिवन है बी है, और यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ये करेक्शन करना है, एज ऑफ बेस प्लेट है, सेंटर पे नहीं होगा मैक्सिमम शियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। यहाँ पे गिवन है कि कोई मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन हमें करना है एक फाउंडेशन का, जो कि है कंबाइंड फुटिंग का केस, और उसमें जो कॉलम लोड आ रहे हैं वो दोनों कॉलम्स पे लोड है वो इक्वल है। मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन के कंडीशन फुलफिल होने के लिए जो अंडर द लोड बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कौन से सेक्शन के बेंडिंग मोमेंट के इक्वल हो, और ये इक्वल हम अचीव करते हैं कि हम प्रोजेक्शंस को एडजस्ट करते हैं। थ्योरी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम डायग्राम के साथ इसको देखते हैं एक बार। अगर आपने सोम के लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो वहां पे हमने ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि कोई बीम है जिसमें दोनों साइड पे ओवरहैंग है वो इक्वल है, और यहाँ पे ये 2 सपोर्ट है आर ए और आर बी, ऊपर से एक यूडीएल लग रहा है। तो इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता था वो ऐसा होता था, इसमें यहां से लेके यहां तक बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव में है और उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि अब आर ए के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव है, यूडीएल के कारण मोमेंट था वो होगिंग था तो वो नेगेटिव था, आर ए के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाला के साथ में हम पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे
तो ये धीरे धीरे नेगेटिव से 0 होगा और उसके बाद मैक्सिमम होगा सेंटर पे और उसके बाद में वापस से डिक्रीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये जहां पे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट जहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। अगर हमें कोई इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हम कोशिश करते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कम आए, बट अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो आप ओवरहैंग को अगर कम करोगे तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट तो कम आएगा, सॉरी ये वाला बेंडिंग मोमेंट तो कम आएगा, ये वाला बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा। तो इन केसेस में हम ओवरहैंग को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव वाला है और नेगेटिव वाला है वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। सेम ऐसा ही केस होता है कंबाइंड फुटिंग के केस में, बस यहाँ पे यूडीएल लग रहा है वो नीचे से लग रहा होता है क्योंकि सोइल का प्रेशर फुटिंग पे आ रहा है वो नीचे से आ रहा है, और ये हम लोअर टायर की बात कर रहे हैं। और इस पे जो लोड आ रहा है एक्चुअल में ये लोड बेस प्लेट की थिकनेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एज ए यूडीएल, बट हम सिंप्लीफिकेशन के इसलिए इसको एक एज ए पॉइंट लोड भी कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलम का जो लोड लोअर टायर पे आ रहा है, लोअर टायर से वो सॉरी अपर टायर पे आ रहा है, अपर टायर से वो लोअर टायर पे आ रहा है। तो लोअर टायर पे जो एज ए यूडीएल ऊपर से लोड आ रहा है बेस प्लेट की थिकनेस जितनी लेंथ में, हम उसको पॉइंट लोड मान रहे हैं। अब इस सेक्शन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये यूडीएल है, ये कर रहा है सैगिंग और ये पॉइंट लोड कर रहा है यहाँ पे होगिंग का बेंडिंग मोमेंट क्रिएट। तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे होगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और सेंटर पे होगा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, इनके बेंडिंग मोमेंट इक्वल होने चाहिए। जो क्वेश्चन में हमसे इतना सा पूछा है कि अंडर द कॉलम जो बेंडिंग मोमेंट है वो कौन से बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इकोनॉमिकल हो। तो अंडर द कॉलम जो बेंडिंग मोमेंट है वो है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन, और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है एट द सेंटर ऑफ द बीम। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द बीम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98, ये भी कंबाइंड फुटिंग का केस है, बट यहाँ पे जो लोड है कॉलम्स पे वो अनइक्वल लोड है। तो अनइक्वल लोड होता है तो मोस्टली ट्रेपेजोइडल सेक्शन रखते हैं, जिधर लोड ज्यादा है उधर विड्थ ज्यादा रखती जाती है, जिधर कम है उधर कम रखती जाती है। और इस तरीके से हम विड्थ को एडजस्ट करते हैं कि जो लोड का सेंट्रोइड है और जो कॉलम का लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है और कॉलम के फुटिंग का जो सेंट्रोइड है वो दोनों कॉन्साइड करें। तो ऑप्शन ए में यही गिवन है कि लाइन ऑफ एक्शन जो रिजल्टेंट का है और जो ये फुटिंग है इस एरिया का जो सेंट्रोइड है वो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं वर्टिकल प्लेन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट है। बी में गिवन है कि ट्रेपेजोइडल शेप हम यूज करते हैं, तो अगर इक्वल लोड है तो रेक्टेंगुलर फुटिंग यूज की जाती है, और अगर अनइक्वल लोड है तो ट्रेपेजोइडल शेप यूज की जाती है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में गिवन है कि जो प्रोजेक्शंस हैं दोनों साइड वो हम इस तरीके से रखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट अंडर द कॉलम आ रहा है वो इक्वल हो। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसका बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है नेगेटिव वाला और यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव वाला बेंडिंग मोमेंट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि इस तरीके से हम डिजाइन करें कि ये जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा है और दूसरी वाले कॉलम के नीचे यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये दोनों इक्वल हो, और ये दोनों इक्वल होते हैं इस वाले मैक्सिमम वाले नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के। तो सी भी करेक्ट है। डी में गिवन है कि बेंडिंग मोमेंट अंडर द कॉलम जो है वो इक्वल रखा जाता है बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू कॉलम्स। तो जस्ट मैंने अभी पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि ये वाला मोमेंट, ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रखा जाता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, यहाँ पे एक कंबाइंड फुटिंग गिवन है जिसकी टोटल ओवरऑल लेंथ है वो एल है, इसका एरिया है वो ए है,
हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो लार्जर विड्थ होगी वो कितनी होगी। ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग है जिसमें एक साइड की विड्थ कम होगी, एक की ज्यादा होगी, तो हमें लार्जर वाली विड्थ फाइंड आउट करनी है। दूसरा यहाँ पे एक और पैरामीटर गिवन है डी, जो कि डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेस, जो एरिया का सेंट्रोइड होगा उसकी, और सेंटर ऑफ द बेस के बीच की डिस्टेंस। ये डायग्राम में और अच्छे से समझ आएगा। ये कोई ट्रेपेजोइडल का केस है, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा वो होगा L/2 डिस्टेंस पे, और इसका सेंट्रोइड जो होगा अगर हम इधर वाले एज से देखें तो वो B1 की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि B1 पे विड्थ ज्यादा है तो इधर की साइड एरिया ज्यादा होगा, तो एरिया का सेंट्रोइड है वो B1 की तरफ सेंटर से थोड़ा शिफ्ट होगा। और सेंट्रोइड ऑफ एरिया जहां से पास हो रहा है, जिस वर्टिकल लाइन पे लोकेटेड है, उसको हमने डिस्टेंस यहाँ पे ली है L बार, उसकी इस वाले एज से डिस्टेंस है वो L बार है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि होगी L/2 माइनस L बार। ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है हमें, जो कि इक्वल होगी L/2 माइनस L बार, और ये इक्वल है D के। दूसरा यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, टोटल एरिया A है तो वो इक्वल होगा B1 प्लस B2/2 इंटू L के, और यहाँ से हम B1 प्लस B2 को लिख सकते हैं 2A/L, तो ये इक्वेशन भी हम यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो L बार की इक्वेशन होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्रेपेजोइडल को एक रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके फिर उसका सेंट्रोइड निकाल सकते हो। अदरवाइज ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। B1 की साइड से अगर हम L बार निकालेंगे वो होगा B1 प्लस 2B2 अपॉन B1 प्लस B2 इंटू L/3। अब जस्ट हमें ये वैल्यूज रखनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में। L/2 माइनस L बार की जगह हम लिख देंगे B1 प्लस 2B2 अपॉन B1 प्लस B2 इंटू L/3। अब यहाँ पे मैं एक ऐड कर रही हूँ कि हम 2B1 प्लस B2 को एक ही फॉर्म में लिख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे B1 ऐड किया है और B1 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। माइनस B1 इज इक्वल टू D। प्लस माइनस करने का पर्पज ये है कि 2B1 प्लस B2 को फिर हम एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है, जो B1 प्लस B2 था उसकी जगह हमने लिख दिया 2A/L, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको इरेज करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद 2A/L को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A/L को ऊपर मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट अगर ओपन किया तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ये 4A/L अपॉन 2A/L। 2 बचेगा, L/3 यहाँ बाहर था तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 2L/3 हो गया। ऐसे B1 को डिवाइड किया 2A/L से, तो B1 L स्क्वायर अपॉन 2A था, B1 L अपॉन 2A था, बाहर L/3 है तो B1 L स्क्वायर अपॉन 6A हो गया। ये इक्वल है D के। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, L/2 माइनस 2L/3 माइनस L/6 आ गया, प्लस B1 इंटू L स्क्वायर अपॉन 6A इज इक्वल टू D। तो बस जस्ट अब टर्म्स को अरेंज करना है। हमें चाहिए B1, तो B1 को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये D प्लस L/6। B1 का जो भी मल्टीप्लाई में आ रहा था उधर जाके उसको डिवाइड किया, L स्क्वायर अपॉन 6A है तो 6A अपॉन L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन आया वो ये आ गया। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है वो B2 को करना है, क्योंकि B2 हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने एरिया की फॉर्म में रख दिया। बाकी सारी टर्म्स B1 को एज इट इज रख लिया। B1 हमें चाहिए था क्योंकि B1 फाइंड आउट करना है। तो जो जिस ऑप्शन में ये आंसर गिवन है A अपॉन L 6AD प्लस L स्क्वायर, वो ही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है हमारा जो आंसर आया है। यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी सोल्व हो पा रहा है, नहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो भी ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसमें विड्थ की यूनिटी नहीं आ रही है। सी वाला अगर देखें तो A अपॉन L किसके इक्वल होता है, B1 प्लस B2/2 के। मतलब ऐसा अगर ट्रेपेजोइडल बन रहा है तो ये जो है ये सेंटर वाली विड्थ है,
ए अपॉन एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेंटर वाली विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लार्जर वाली विड्थ ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी, तो मतलब ए अपॉन एल में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। माइनस करेंगे तो इससे भी कम विड्थ आएगी, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ तो भी रिस्क ले सकते हो अटेम्प्ट करने का, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100। काफी सिंपल है कि वो स्ट्रक्चरल मेंबर जो सब्जेक्टेड है टेंसाइल फोर्स अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या अलोंग पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो इस टाइप के होते हैं टेंशन मेंबर जिनको हम टाई मेंबर या टाई भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में पूछा है कि राउंड बार्स जो होती है उनका नेट एरिया जो हम टेंशन रेजिस्ट करने के लिए लेते हैं वो कहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है मिड सेक्शन, रूट ऑफ द थ्रेड, या फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो जो राउंडेड बार्स होती हैं टेंशन रेजिस्ट करने के लिए उनको एंड्स पे या तो वेल्डेड होती है, वेल्ड किया जाता है, या फिर थ्रेडेड करके बोल्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अगर थ्रेडेड और बोल्टेड है तो उस केस में रूट ऑफ थ्रेड पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कंसीडर करेंगे टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। कोड में जो गिवन है वो बोल्ट के लिए गिवन है, और अगर रोड में हम थ्रेड बना रहे हैं कनेक्ट करने के लिए तो वो भी एज ए बोल्ट ही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102। यहाँ पे गिवन है कि लेंथ अगर बहुत ज्यादा है टेंशन मेंबर की तो हम कौन सा टाइप का टेंशन मेंबर यूज कर सकते हैं। तो वायर रोप वगैरह कंप्रेशन कैरी नहीं कर सकते, हम रोड भी कंप्रेशन के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है और उसमें सैगिंग होगी। बट टेंशन मेंबर के लिए हम इन सारे जो मेंबर्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। वायर रोप भी टेंशन बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है, रोड भी यूज कर सकते हैं, बार भी यूज की जा सकती है, और सिंगल एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि टेंसाइल फोर्स जो कैरी कर रहा है वो कितना है। तो यहाँ पे आंसर की में आंसर ई गिवन है, तो ई यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, और वो फिर आंसर होगा। तो सारे ही एज ए टेंशन मेंबर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103। क्वेश्चन 103 में पूछा है कि बिल्टअप सेक्शन अगर हमें बनाना है, चैनल सेक्शन से एक बिल्टअप सेक्शन बनाना है टेंसाइल फोर्स कैरी करने के लिए, तो फ्लेंजेज हम आउटवर्ड कब रखते हैं या आउटवर्ड रखने से क्या बेनिफिट है। तो आउटवर्ड रखने से बेनिफिट ये है कि लेटरल रिजिडिटी अच्छी होगी, और अगर इस वाले केस की बात करें फ्लेंजेस इनवर्ड्स वाले केस की, तो इस केस में ट्रांसवर्स कनेक्शंस और लेसिंग है वो मिनिमाइज होगी। तो ए और बी पॉइंट है फ्लेंजेस इनवर्ड वाले केस के लिए, और सी वाला पॉइंट है फ्लेंजेस आउटवर्ड वाले केस के लिए है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104। इसमें पूछा है कि नेट सेक्शनल एरिया एक टेंशन मेंबर के लिए होगा वो कितना होगा। तो टेंशन मेंबर के लिए हम नेट सेक्शनल एरिया लेते हैं, वो टोटल या जो ग्रॉस एरिया है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो रिवेट्स का एरिया है। तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऐसा इसलिए कि जब टेंशन में फेल हो रहा है मेंबर तो हो सकता है कि रिवेट्स अपनी जगह पे लगे हुए और प्लेट है वो फेल हो गई है। कंप्रेशन में ऐसा नहीं होता, तो कंप्रेशन में हम टोटल एरिया लेते हैं, टेंशन में हम रिवेट होल का एरिया माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन 105 में गिवन है कि अगर कहीं पे वन और मोर रिवेट्स है ऑफ द लाइन है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेगर्ड रिवेटिंग है, तो इस केस में जो फेलियर ऑफ द मेंबर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो हमने एक केस लिया है जिसमें दो रिवेट्स हैं जिनकी ये वाली जो डिस्टेंस है वो S2 है, इसकी डिस्टेंस है वो S1 है, और जो वर्टिकल वाली डिस्टेंस है वो ऊपर वाले की G1 है, नीचे वाले की G2 है। तो इस केस में जो हम डिडक्शन करेंगे वो डिडक्शन होगा सेक्शन एरिया ऑफ होल्स माइनस S1 स्क्वायर T अपॉन 4G1 प्लस S2 स्क्वायर T अपॉन 4G2। तो यहाँ पे S1, S2, G1, G2 सारी टर्म में आ रही है। आंसर में सिर्फ इतना पूछा है कि किस किस से अफेक्ट होगा ये। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डायमीटर का भी हमने होल्स का एरिया निकाला, उसमें से हमने माइनस किया तो डिडक्शन था, गेज भी आ रहा था, पिच भी वहां पे आ रहा था, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन
डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।